हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे इन्वर्जन पार्ट सेकंड को। इससे पहले मैं इन्वर्जन का एक लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूं और बेहद बेहतर ढंग से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है आपको। आज की क्लास में उसी के पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप पहले इन्वर्जन पार्ट फर्स्ट को जरूर देख लें, बिकॉज उसी के बेस पर ही आप अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड को। दरअसल में इन्वर्जन के तहत जब मैंने आपको पढ़ाया है तो मैंने आपको एक बात कंफर्म करी है कि किसी भी सेंटेंस में आप इन्वर्जन क्यों अप्लाई करते हैं और किस तरह से इन्वर्जन को यूज किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट जब आप किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी भी सेंटेंस को एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम इन्वर्जन को अप्लाई करते हैं। और इन्वर्जन को अप्लाई करने का तरीका होता है उस सेंटेंस में आई हुई वर्ब, जो वर्ब दी गई है वो ठीक सब्जेक्ट से पहले यूज करी जाए। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लिखते हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, बट जब आप इन्वर्जन करते हैं तो इन्वर्जन के लिए हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से ठीक पहले आना बहुत जरूरी है। कुछ कंडीशंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, कुछ कंडीशंस में हेल्पिंग वर्ब की सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है तो मेन वर्ब डायरेक्ट आती है, जैसे हम लोगों ने एडवर्ब ऑफ प्लेस के मैटर में देखा था। इज माय पॉइंट क्लियर? तो आइए सीखते हैं। अभी मैं आपसे एक बेसिक सा पॉइंट लिख देता हूं कि इन्वर्जन कैसे यूज कर रहे हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया कि अगर आप इन्वर्जन लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस सेंटेंस की क्या लिख दीजिए, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उस सेंटेंस की वर्ब को आप पहले लिखते हैं इन कंपैरिजन टू, कहीं कहीं पर हेल्पिंग वर्ब को बच्चे लिखा जाता है, कहीं कहीं पर बच्चे किसे लिखा जाता है, मेन वर्ब को, और वो डायरेक्ट किससे पहले, सब्जेक्ट से। ठीक है, किससे पहले बच्चे, सब्जेक्ट से ठीक पहले। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी भी दिए हुए सेंटेंस को अगर आप इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उस हेल्पिंग वर्ब को या मेन वर्ब को, या कुछ कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों कंबाइन होकर सब्जेक्ट से ठीक पहले यूज की जाती है, दैट इज इन्वर्जन। अब तक हम लोग 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट देखिए समझने के लहजे से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंजंक्शन टॉपिक में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझिएगा, जब किसी भी सेंटेंस की बिगिनिंग आप कह सकते हैं whenever any sentence starts with no sooner, जब किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग ही आप नो सूनर से करते हैं तो उस सेंटेंस में इन्वर्जन को अप्लाई किया जाता है। कैसे? आपने सेंटेंस की बिगिनिंग में नो सूनर दे दिया तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहली बात तो नो सूनर का मुझे एक एक्यूरेट पेयर चाहिए जिसे आप देन यूज करते हैं। बात समझ पा रहे हैं? नो सूनर के सबसे पहले मेरी प्रॉब्लम आएगी कंजंक्शन ऑफ पेयर पे। ठीक है, मुझे पहले नो सूनर का एक्यूरेट पेयर चाहिए। दूसरी बात, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग नो सूनर से करी गई है तो मुझे उस केस में इन्वर्जन अप्लाई करना है। इज माय पॉइंट क्लियर? आइए समझते हैं। फोर्थ पॉइंट है आज की क्लास का, ये फर्स्ट पॉइंट है, लेकिन इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं 3 पॉइंट, तो इससे मैंने नंबरिंग के बिहाफ पर 4th नंबर दे रखी है। आपकी सेंटेंस की बिगिनिंग किससे हुई बच्चे? नो सूनर से। अगर नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है कोई सेंटेंस तो याद रखिएगा इसके तुरंत बाद मुझे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। माय पॉइंट समझ पा रहे हैं? नो सूनर से कोई स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ तो इसके तुरंत बाद मुझे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। बाकी इस सेंटेंस का सब्स्टिट्यूशन आगे कंटिन्यू करेंगे। अगले सेंटेंस को, जो इसी सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, पहला पार्ट नो सूनर से ऐड किया गया है, अगला पार्ट जो ऐड किया जाएगा याद रखिएगा वो देन, व्हेन, इनसे कनेक्ट नहीं होगा। जो पार्ट नो सूनर से स्टार्ट किया गया है तो अगला पार्ट देन या व्हेन से कनेक्ट नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह मुझे पार्ट क्या चाहिए, देन।
ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज दैट सेंटेंस बिगेन हुआ नो सूनर से, तो नो सूनर से स्टार्ट होने की वजह से इन्वर्जन अप्लाई हुआ। इन्वर्जन अप्लाई होने के लिए मैंने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज किया, ठीक है। अब आप यहां कह सकते हैं कि मैंने हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लिखी बच्चे, सब्जेक्ट लिखा, और फिर मैंने क्या लिखा, मेन वर्ब, ठीक है। समझिएगा चीजों को। नो सूनर से स्टार्ट किया, इन्वर्जन किया तो हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट आया। कंडीशन के बिहाफ पे वी नो वेरी वेल कि बेसिकली बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई तो कंफर्म हो गया कि आगे कोई ना कोई टेंस के रिगार्डिंग मेन वर्ब आएगी, तो वो मैंने मेन वर्ब लिखी, ठीक है। बट जब आप अगले सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं इसी के साथ, तो वो ना तो THE एंड देन टाइम फैक्टर से नहीं जुड़ेगा, वेन से नहीं जुड़ेगा, बल्कि ये कंपैरिजन ऑफ फॉर्म के देन से जुड़ेगा, ठीक है। विशेष ध्यान रखिएगा। और आगे ये आपका एक कंप्लीट सा सेंटेंस लिखा हुआ कोई मिलेगा। ये वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, सेंटेंस के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो चीजें सिर्फ इतनी है। नो सूनर के तुरंत बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई, अगला सब्स्टिट्यूशन ज्वाइन किससे हुआ बच्चे, देन से, और देन के तुरंत बाद क्या लिखा हुआ मेरा, मुझे एक सेंटेंस, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है तो आप इसे ऐसे समझिए, नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हम आगे चले गए तो अगला सब्स्टिट्यूशन ज्वाइन किससे हो रहा है, देन के साथ, ठीक है। नो सूनर के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा के ये आपका सब्जेक्ट फर्स्ट है। नो सूनर के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाकर सब्जेक्ट फर्स्ट, अगला सिस्टम इसी के साथ देन से ज्वाइन हो रहा है, और आगे ये आपका पूरा एक कंप्लीट सा सेंटेंस लिखा है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दिया गया, मान लीजिए इसी के रेफरेंस में कोई एग्जांपल दिया हुआ है आपको। नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। सेकेंड है बच्चे, नो सूनर ही वॉज brought here then he began to feel uneasy, ठीक है। मान लीजिए ये दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। पहले इन दो को समझ लेते हैं, उसके बाद तो एक और क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले आपने कुछ नहीं किया, नो सूनर के तुरंत बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई, अगला सब्स्टिट्यूशन जब मैंने ज्वाइन किया तो किसकी मदद से ज्वाइन किया, देन से, और आगे कंप्लीट सेंटेंस लिखा हुआ है। आइए सीखते हैं। कहता है नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। इसी को अगर आप नेगेटिव फॉर्म में नहीं लिखना चाहते थे तो याद करिए हम लोग एज सुन एज के फॉर्म में लिखा करते थे, ठीक है, ज्यों ही त्यों ही। नो सूनर आई हैड स्पोकन। अब आप ये बताइए मेरे को, आपके सेंटेंस की जो बिगनिंग है वो किससे है बच्चा, नो सूनर से। अरे हाँ यार, जब आपके सेंटेंस की बिगनिंग बच्चे नो सूनर से हो गई तो इस सेंटेंस में इन्वर्जन होगा, और इन्वर्जन होने के लिए सब्जेक्ट से ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। इट मीन्स ये जो हैड आई के बाद आया है इसकी पोजीशन को चेंज कर लीजिए। दैट मीन जब आप इनवर्स फॉर्म लिखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, नो सूनर हैड आई स्पोकन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा तो नो सूनर के साथ देखिए देन, कंपैरिजन फॉर्म का देन आया हुआ है, देन ही लेफ्ट। इज माय पॉइंट क्लियर? और ये बेसिकली जो आंसर है आपके लिए, ये जो फॉर्मेशन का आंसर है, ये आपका आंसर क्या है बच्चे, इन्वर्जन, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा सेंटेंस दिया है तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, मुझे इसको सही करके लिखना पड़ेगा और ये इनवर्स फॉर्म होगी। अगला है देखिए, नो सूनर ही वॉज ब्रॉट हियर देन ही बिगेन टू फील अनईजी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सेंटेंस की बिगिनिंग बच्चे किससे हो रही है, ध्यान दीजिएगा, नो सूनर से। इसका मतलब इस बार फिर से सेंटेंस में क्या होगा, इन्वर्जन होगा। तो आइए इन्वर्स करते हैं इसे। जब आप इसे इन्वर्स करते हैं तो योर आंसर विल बी
नो सूनर ही वॉज, बच्चे पैसिव है, उसे यहां लाया गया था, वो खुद से नहीं आया, उसे लाने का काम किया गया, मतलब पैसिव है सेंटेंस। वॉज को पहले ले आइए, नो सूनर वॉज ही ब्रॉट हियर देन ही began to feel uneasy. Is my point clear? ठीक है। नो सूनर के तुरंत बाद मैंने सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को ज्वाइन किया, आगे के पोर्शन में चेकआउट किया तो देन गिवन है। नो डाउट इज देयर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। मेरे को सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है, ये प्रोसीजर मैंने आपको पूरी तरह से समझाने के लिए यूज किया है, ठीक है, दैट इज अ पेड पोर्शन। इसके एक और क्वेश्चन को करता हूं। हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी है क्या, ये थोड़ा सा इन्वर्जन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। कहता है नो सूनर द न्यूज अपीयर्ड इन द पेपर देन देयर वॉज अ रश, देन देयर वॉज रश इन द काउंटर, ठीक है, देन देयर वॉज अ रश इन द काउंटर। एक बात समझिए, कह रहा नो सूनर द न्यूज अपीयर्ड इन द पेपर देन देयर वॉज अ रश इन द काउंटर। रश को भीड़ के लिए यूज करते हैं, ठीक है, देन देयर वॉज रश इन द काउंटर। अब आप एक बात को समझिए, सेंटेंस फिर से बच्चे स्टार्ट किससे हुआ, नो सूनर से। अगर नो सूनर से स्टार्ट हुआ, इन्वर्जन पॉसिबल करेंगे। इन्वर्जन पॉसिबल करने के लिए हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए, तो ध्यान दीजिए अपीयर में ईडी लगा हुआ है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अगर आप ईडी लगाकर यूज कर रहे हैं, इट्स मीन इट्स अ सेकंड फॉर्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चे हैज, हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव नहीं दिया है, तो आप इसे परफेक्ट नहीं कह सकते। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड हियर, इट मींस हेल्पिंग वर्ब विल बी डिड। जो हेल्पिंग वर्ब आएगी यहां पर वो क्या आएगी, डिड आएगी, ठीक है। तो लेकर आइए आंसर बनाते हैं इनवर्स फॉर्म को। आपने कहा नो सूनर डिड द न्यूज appear in the paper then, अवेयर रहिएगा, नो सूनर का पेयर, देन देयर वॉज, आगे के सेगमेंट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं बच्चे, इन द काउंटर, ठीक है। जब कभी भी लेवल पे एग्जाम बनता है तो वो दोनों जगह सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराता है, तो वो दोनों जगह पहले वो इन्वर्जन कराएगा और दूसरा आपके रिलेशन ऑफ पेयर को भी चेंज कराएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं बच्चे नेक्स्ट की तरफ। आइए, नो सूनर की टाइप खत्म होती है मेरी तरफ से। आइए लेकर चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन को। बच्चे नेक्स्ट सेक्शन में अगर आप बात करते हो मेरे से, तो 5th नंबर जो आपका सेक्शन है ये कॉम्बिनेशन पार्ट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, आपको जो सब्स्टिट्यूशनल पोर्शन है वो नॉट ओनली और बट ऑल्सो के रेफरेंस में ऐड है। देखिए समझने वाली बात क्या है, जब किसी सेंटेंस के स्टार्ट्स में नॉट ओनली से स्टार्टिंग करी जाए तो सबसे पहली बात, नॉट ओनली का जो पेयर होता है वो बट ऑल्सो होता है। इज माय पॉइंट क्लियर? जैसे अभी हमने देखा नो सूनर का पेयर देन होता है, वैसे ही नॉट ओनली का जो पेयर होता है वो बट ऑल्सो होता है। अब अच्छी बात यह है, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर नॉट ओनली से करी गई है तो आगे का जो भी सिस्टम जुड़ेगा वो बट ऑल्सो से जुड़ेगा। सेकेंड थिंग,
इस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली जब आपके एग्जाम देता है तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो की मदद से वो दो वर्ब्स को ऐड करना चाहता है, वो दो वर्ब को आपस में ज्वाइन करना चाहता है। तो जब सेंटेंस की स्टार्टिंग आप नॉट ओनली से करते हैं तो जो नेगेटिव पोर्शन मिलता है एडवर्ब की वजह से, हमें नेगेटिव एडवर्ब की वजह से, तो उस स्टार्टिंग में इन्वर्जन पॉसिबल होता है। ठीक है, इसीलिए जैसे ही नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में नॉट ओनली वाले पार्ट में हम इन्वर्जन करते हैं। ठीक है, मतलब इस नॉट ओनली के तुरंत बाद नॉट ओनली और बट ऑल्सो से ज्वाइन क्या हो रही है, दो वर्ब। तो इस नॉट ओनली और बट ऑल्सो में नॉट ओनली के तुरंत बाद मुझे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और बट ऑल्सो जैसे आगे कंटिन्यू हो रहा है डजंट मैटर। लेकिन अगर सेंटेंस में नॉट ओनली और बट ऑल्सो की कॉम्बिनेशन है तो नॉट ओनली के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए बिकॉज ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, जैसे ही आपने नॉट ओनली के साथ हेल्पिंग वर्ब को लिखा, इसका मतलब है ये पोर्शन किस में कन्वर्ट हो गया, इन्वर्जन में। ठीक है, चलिए किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग अगर आप नॉट ओनली से कर रहे हैं तो मेरी प्रायोरिटी बनती है कि मुझे इन्वर्जन करना ही करना है। चलिए कैसे, एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल आपसे कहता है नॉट ओनली सी रीड बट ऑल्सो रोट। एक ये है। अगला है बच्चे, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है नॉट ओनली सी सैंग बट ऑल्सो डांस्ड। अब इनसे समझ में क्या आई मेरे को बात, ध्यान से देखिए तो सेगमेंट नॉट ओनली से स्टार्ट हुआ। दोनों ही सेक्शन को आप समझ सकते हैं कि नॉट ओनली और नॉट ओनली से स्टार्ट हुए। अच्छा एक बात समझिए, नॉट ओनली के साथ ज्वाइन क्या है बच्चे, बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ मुझे चाहिए क्या, बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ चाहिए क्या, बट ऑल्सो। एक बात समझिए, जिस बच्ची ने पढ़ने का काम किया है उसी बच्ची ने लिखने का भी काम किया है। ठीक है, सब्जेक्ट अब हमें दो इंडिविजुअल नहीं लगाने पड़ रहे। क्यों, क्योंकि दोनों ही एक्शन किसी एक व्यक्ति के द्वारा परफॉर्म किए गए हैं, तो मैंने सब्जेक्ट भी इंडिविजुअल लगाया हुआ। इस बार पॉइंट क्लियर। यहां पर पढ़ने और लिखने दोनों का काम किसने किया है, शी ने। तो देखिए मैंने रोट से पहले शी यूज नहीं किया है, बिकॉज दोनों ही एक्शन किसी एक व्यक्ति के द्वारा परफॉर्म किए गए हैं, तो सब्जेक्ट मुझे एक बार यूज करना चाहिए। ठीक है, ग्रामेटिकली। अगला है बच्चे, जिसने गाना गाने का काम किया है, जिसने सिंगिंग की है, डांसिंग भी उसी ने की है, फिर से एक सब्जेक्ट मैंने यूज किया। ठीक है, अब बात करते हैं सर नॉट ओनली और बट ऑल्सो को आपने कहा था दो वर्ब ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, रीड अपने आप में एक वर्ब है बच्चे, रोट अपने आप में एक वर्ब है, सैंग अपने आप में एक वर्ब है, डांस्ड अपने आप में एक वर्ब है। इस बार पॉइंट क्लियर। चलिए समझते हैं। सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट हुआ तो नॉट ओनली से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन होगा, और इन्वर्जन होने के लिए तुरंत उसके बाद क्या चाहिए मुझे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हो, लेकर आइए। अब आप इसका इनवर्स फॉर्म लिखेंगे और यही इनवर्स फॉर्म इसकी राइट फॉर्म है। ठीक है, आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर नॉट ओनली और बट ऑल्सो से आपने यहाँ पे रीड लिखा हुआ है, तो मैं इसे फर्स्ट फॉर्म समझूं या सेकेंड फॉर्म। आप एक बात बताइए मुझे, क्या इस मेन वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस ज्वाइन है? अरे हाँ या ना? तो मुझे लग रहा है यहां पर एस या ईएस नहीं है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अगर एस या ईएस नहीं है, इसका मतलब है या तो वो वर्ब प्लूरल है, बात समझ रहे, या तो वो वर्ब प्लूरल है। ठीक है, अब इस वर्ब में जब मैंने एस या ईएस नहीं देखा तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए थी, लेकिन यार इसका सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, शी। ये तो एक सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए था, मतलब यहां पर एस या ईएस होना चाहिए था, बट मौजूद नहीं है। इसका मतलब है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को कैरी नहीं कर रहा, बल्कि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्यों? क्योंकि अगर ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से यहां पर एस या ईएस आता, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। चलिए, नॉट ओनली से रीड बट ऑल्सो रोट। अब जैसे ही मुझे पता चला ये रीड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर आप ये डायरेक्ट रोट से कंफर्म करा देते। बेटा रटने वाली बातें मत करिए, ठीक है। चीजों को समझेंगे तो ज्यादा एग्जाम तक पहुंच पाएंगे। सिर्फ वहां पर रोट को देखकर आप डिसाइड मत करिए इसे, मैंने आपको विथ रीजन कंफर्म की इन चीजें।
इस रीड के जैसे ही सेकेंड फॉर्म ऑफ लेकर आ रहे हैं आप, तो डिड आना चाहिए. इट मीन्स योर आंसर विल बी नॉट ओनली डिड सी रीड, आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑल्सो रो. ठीक है, ऑल्सो को लास्ट में लेकर मत जाइएगा. ठीक है, कह रहा है नॉट ओनली सी सैंग, एग्जैक्ट सेम फॉर्म है, टाइम वेस्ट मत करिएगा. नॉट ओनली सैंग को कंफर्म करिए, सिंग सैंग संग, सैंग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, डिड ले आइए. अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर यहां पर डिड लिख दिया है तो क्या यहां डांस कर दें? नहीं बच्चा, मैंने बोला ना इनवर्ड्स फर्स्ट फॉर्म में हो रहा, इनवर्ड्स सिर्फ फर्स्ट पार्ट में हो रहा, फर्स्ट फॉर्म में नहीं, सॉरी फॉर दैट, फर्स्ट पार्ट में हो रहा. तो नॉट ओनली वाले पोर्शन तक का बट ऑल्सो के साथ सिस्टम जैसा दिया है उसे वैसे ही रखें. ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे. चलिए मूव करते हैं. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन को आपके साथ देखते हैं. नेक्स्ट कन्वर्जन को अगर आप देखते हैं तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा. हमारे पास एक फ्रेज होती है जो टू सच से स्टार्ट की जाती है, एक फ्रेज जो टू सच से स्टार्ट की जाती है. अगर किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में टू सच से स्टार्टिंग की जाती है तो उस सेंटेंस में भी इन्वर्जन होता है. मेरी बात को ध्यान से समझिएगा. अब एक टर्म मैंने यूज किया फ्रेज. व्हाट मीन ऑफ अ फ्रेज? बच्चे, फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड्स, या आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट डोंट हैव अ सब्जेक्ट, बट डोंट हैव अ वर्ब. फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसका इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें इंडिविजुअल कोई वर्ब नहीं होती है. इज माई पॉइंट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम आपसे. जैसे मैं आपसे कहूं एक छोटा सा टर्म यूज कर दूं अगर आपके लिए, फ्रेज कैसे आप समझेंगे, तो आप कह सकते हैं, मैंने कहा द आउटसाइड ऑफ द गेट, या मैंने आपसे कहा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास. कैसे समझेंगे? तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग. फ्रेज का अपना कोई एक कंप्लीट अर्थ नहीं होता है. क्यों? क्योंकि बेटे अगर ये कंप्लीट अर्थ रखने लगेगा, इसका मतलब है इसमें पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होगी और कोई ना कोई एक वर्ब होगी जो उसे सेंटेंस बना देगी. ठीक है, तो फ्रेज और सेंटेंस में यही डिफरेंस है कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग और अ कंप्लीट सेंस. दे हैव अ लिटिल बिट सेंस, ठीक है, बट नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग और नॉट हैव अ कंप्लीट सेंस. द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास. अब मैंने कहा इस क्लास के विद्यार्थी, इसका क्या कोई कंप्लीट सेंस है? इस क्लास के विद्यार्थी को मैं क्या समझ लूं? बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, बहुत गरीब है, मैं क्या समझ लूं? लेकिन अगर मैं इसी सेगमेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर लिख दूं, मैं कह दूं द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट. ठीक है, अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं, हु आर वेरी इंटेलिजेंट? क्लास इंटेलिजेंट या क्लास के स्टूडेंट्स? तो योर आंसर स्टूडेंट्स. ये आपका सब्जेक्ट है और एक आपके पास आर, ये वर्ब की फॉर्म में है. ठीक है, मतलब सर अब ये फ्रेज नहीं बची, ये एक सेंटेंस हो गया. और आप कह सकते हैं कि सेंटेंस के तहत फ्रेज आते हैं. ठीक है, सेंटेंस में फ्रेज आते हैं, ना कि फ्रेज में सेंटेंस आते हैं. माई पॉइंट इज क्लियर? अब अगर कोई आपसे कहता है कि इसमें बताइए द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास क्या है, तो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास का एक कंप्लीट मीनिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सेंस रखता है. तो ये बच्चे क्या है? फ्रेज है. लेकिन जब आप पूरे सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो पूरा सिस्टम आपके लिए क्या है? सेंटेंस है. क्या मेरी बात समझ पाए हैं? चलिए अपनी बात को मैं आपको और आगे लेकर चलता हूं. फ्रेज डज नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग बट द सेंटेंस हैज अ कंप्लीट मीनिंग एंड अ कंप्लीट सेंस इटसेल्फ. ठीक है, चलिए अब हमें ये देखना है, हम लोगों ने नो सूनर को भी देख लिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो को भी देख लिया. इसके नेक्स्ट पार्ट को और देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट के सबमिशन में अगर हमने बात करी अभी कि अगर मेरे किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग टू सच से की जाए या सच से की जाती है तो इन्वर्जन करते हैं.
आइए समझते हैं कैसे। टू सच के साथ कोई भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया गया है, सेंटेंस की बिगिनिंग जो है वो टू सच से करी गई है, इसके तुरंत बाद कोई भी आर्टिकल ए और एन लगाकर, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाकर कोई भी वर्ड दे दिया, अदर कुछ भी दे दिया, ठीक है, कोई भी एनी वर्ड, ठीक है, एनी वर्ड। अब होता क्या है, सेंटेंस की बिगिनिंग है टू सच, ए और एन लगाकर एनी वर्ड यहां पर दे दिया, तो इसके तुरंत बाद मुझे याद रखना है इन्वर्जन अप्लाई होगा। अगर मेरे सेंटेंस में स्टार्ट में यहां पर कुछ भी दिया गया है, अदर कुछ भी दिया गया है, ठीक है, अदर कुछ भी गिवन है, ठीक है, तो तुरंत पॉसिबल क्या होगा बच्चे, इन्वर्जन। मतलब सेंटेंस की बिगनिंग अगर टू सच के साथ करी गई है तो उस कंस्ट्रक्शन में इन्वर्जन अप्लाई करेंगे, और कैसे करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा। आपने लिखा टू सच और ये फिर कोई आपका एक इंडेफिनिट आर्टिकल आया, यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, इसके तुरंत बाद मुझे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब लिख दे रहा हूं कंप्लीट यहां पे, ठीक है। इसके तुरंत बाद मुझे आए हुए सेंटेंस की क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या चाहिए, सब्जेक्ट, ठीक है। टू सच से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, इसके तुरंत बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और सब्जेक्ट से ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब का आना ही किस बात को रिप्रेजेंट करता है, इन्वर्जन को। कौन कौन से मोस्टली टर्म आते हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको। तो आपको मिल सकता है टू सच एन एक्सटेंट, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच अ पॉइंट, यहां पे टू सच अ डिग्री। ये तीन टर्म मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आप देख रहे हैं टू सच एन एक्सटेंट, अब आपने यहां पे क्या देखा, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच अ पॉइंट, टू सच अ डिग्री। अब अगर ऐसा कुछ भी हमें दिया हुआ मिलता है तो इनके तुरंत बाद बच्चे मुझे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, और फिर मुझे मेरा क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। इसमें पॉइंट क्लियर, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच अ पॉइंट, टू सच अ डिग्री के तुरंत बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और फिर मुझे मेरा क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो आइए सेंटेंस को देखते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। बच्चे फर्स्ट एग्जांपल की तरफ अगर आप बात करते हो, कहता है टू सच अ डिग्री ही मेड एफर्ट्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मेक एन एफर्ट हुआ करता था फ्रेज के फॉर्म में, प्लूरल है तो मेक एफर्ट्स हुआ है। टू सच अ डिग्री ही मेड एफर्ट्स। अगला है टू सच एन एक्सटेंट he has suffered। कहता है टू सच अ डिग्री ही मेड एफर्ट, टू सच एन एक्सटेंट ही हैज सफर्ड, ठीक है। चलिए पहले इन दो फॉर्मेशंस को बना लेते हैं, फिर आंसर्स पे लेकर आते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके लिए। आइए बच्चे, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है, टू सच, टू सच। देख पा रहे, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाकर कोई टर्म दिया हुआ है, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाकर कोई टर्म दिया हुआ है, ठीक है। मतलब टू सच की ये एक फ्रेज है, टू सच एन एक्सटेंट ये एक फ्रेज है, टू सच अ डिग्री ये एक फ्रेज है। अब मुझे इन्वर्जन करना है, तो इन्वर्जन के लिए मैंने तुरंत अपने सेंटेंस को चेकआउट किया। ध्यान से देखें, मैंने अपने सेंटेंस को चेकआउट किया तो मुझे पता चला ही मेड एफर्ट्स। हु मेड एफर्ट्स, ही। सब्जेक्ट क्या है, ही। टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी है, मतलब डिड आना चाहिए। मतलब योर आंसर विल बी, ध्यान से बच्चे, योर आंसर विल बी टू सच अ डिग्री डिड ही मेक एफर्ट्स,
ठीक है, क्यों? क्योंकि मेड था बच्चे, सेकंड फॉर्म था, मैं डिड ला चुका हूं। अब अगर डिड आ चुका है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो डिड के तुरंत बाद आने वाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, तो डिड के साथ मैंने मेक लिखा हुआ, ठीक है। ये इसका इन्वर्जन फॉर्म है बच्चे। और अगर हमारे एग्जाम में ऐसा दिया हुआ था तो ये गलत फॉर्मेट थी और ये किसकी सही फॉर्मेट है। सही किसकी मदद से किया गया बच्चे? तो मदद ली गई इन्वर्जन टॉपिक की। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, टू सच एन एक्सटेंट। ये बच्चे एक फ्रेज है, ध्यान से देखिए, टेंस कंफर्म है, ले आइए आंसर। टू सच एन एक्सटेंट ही हैज सफर्ड। बच्चे ये हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को कंफर्म कर रही, बिकॉज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज गिवन देयर, ठीक है। हैज के तुरंत बाद देखिए सफर्ड दिया हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, ले आइए, हैज ही सफर्ड। आंसर हो गया टू सच एन एक्सटेंट हैज ही सफर्ड, ठीक है। आपको ये लाइनिंग अगर प्रॉब्लम कर रही है, मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं। चल, अब ये आपका जो है पोर्शन है, ये आपका एक राइट पोर्शन है और एक रॉन्ग पोर्शन है। और ये राइट किसकी वजह से हुआ बच्चे? तो हम कह सकते हैं इन्वर्जन की वजह से, ठीक है। टू सच एन एक्सटेंट ही हैज सफर्ड, टू सच एन एक्सटेंट हैज ही सफर्ड, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। सिक्स नंबर पोर्शन की तरफ चलते हैं बच्चे। ये 6 नंबर हो चुका है आपके लिए। 7th नंबर की तरफ चलते हैं। 7th नंबर को आप बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है जब वो नरेशन टॉपिक यूज करते हैं और उनके मन में एक डाउट आता है, सर ऐसा कैसे लिख दे रहे हैं, या किसी टीचर ने लिख दिया तो उनके मन में बड़ा डाउट सा आता है कि आपने ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों लिख दिया, मैंने तो कुछ और पढ़ा है। बच्चे तो सबसे पहले में ये समझना है कि हमारी डायरेक्ट स्पीच में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2 टर्म यूज किए जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। अरे हाँ या ना, किसी भी नरेशन को कहने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का होना बहुत जरूरी है। जिसमें आप कहते थे कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे, तो हम लोग बचपन में अपने लिए या हम लोगों के टीचर्स हम लोगों को बताया करते थे बच्चे, जो क्लॉज, जो सेंटेंस हमारे इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होती हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं। सेकेंड ऑफ सिस्टम, अगर आप कहते हैं किसी भी सिस्टम को अगर आप कॉमा से पहले यूज कर रहे हैं तो वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है वो रिपोर्टेड स्पीच है। यही तो पढ़कर आए हैं हम लोग। इन्वर्टेड कॉमा में जो भी क्लोज रहता था वो रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता था, और उससे ठीक पहले कॉमा में जो सेक्शन लिखा होता था, ठीक है, वो रिपोर्टिंग वर्ब। कैसे देखिएगा, ये सिस्टम कुछ ऐसा होता था। ठीक है, अब यहां पर जो लिखा हुआ कुछ भी सिस्टम होता था तो आप उसे अपने लिए नाम क्या देते थे? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो लिखा हुआ सिस्टम कुछ भी होता था बच्चे, इसे नाम दे देते थे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। अरे हाँ या ना, सिस्टम को आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से कनेक्ट करते थे और डायरेक्ट स्पीच को इसी टर्म्स में हम लोग बचपन में अपने याद किया करते थे। ठीक है, जब आपने 8th, 9th, 10th के स्टैंडर्ड को देखा तो डायरेक्ट स्पीच को लिखने का तरीका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। द पार्ट इज इंक्लोज्ड विथ अ इन्वर्टेड कॉमा इज नोन एज अ रिपोर्टेड स्पीच, फ्री ऑफ दैट इज नोन एज अ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, बट इस बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जब कभी किसी भी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से पहले लिख दिया जाए। अब रिपोर्टिंग वर्ब पहले नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच पहले दी गई है। ठीक है, चलिए अब ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिख दिया गया है बच्चे। ठीक, और अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब लिखी गई है। अब यहां पे क्या लिखी गई है? रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट
प्रोनाउन है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इन्वर्जन नहीं करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़े भी मैच्योर हैं अगर आप, तो इस पॉइंट को प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिखा है और फिर आपने रिपोर्टिंग वर्ब को लिखा है बच्चे, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में जो लिखा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है, तो आप क्या नहीं करेंगे, इन्वर्जन नहीं करेंगे। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच लिखी गई है और यहां पर लिखी हुई है मेरे पास कोई रिपोर्टिंग वर्ब, और इस टाइम आप कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई नाउन गिवन है, नाउन है, तो बच्चे इन्वर्जन जरूर करेंगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। रिमेंबर इट, whenever the subject of a reporting verb is a noun, then inversion must be there, ठीक है। तो उस कंडीशन में इन्वर्जन जरूर होगा, लेकिन कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट नाउन होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा एक आपको रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है, डू इट एट वंस। राम सेड, एक ये क्वेश्चन दिया है बच्चे और एक क्वेश्चन दिया है डू इट एट वंस। ये लास्ट पॉइंट है तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। क्या दोनों में कुछ फर्क समझ पा रहे हैं? डू इट एट वंस राम सेड, डू इट एट वंस ही सेड। हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है ये रिपोर्टिंग वर्ब से पहले लिखी है। बेसिकली हम लोग जब नरेशन बनाया करते थे तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले होती थी, रिपोर्टेड स्पीच उसके बाद होती थी। यहां पर चीजें थोड़ी सी चेंज है, यहां पर रिपोर्टेड स्पीच पहले और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है। तो मैंने आपसे तुरंत कहा अगर रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिखा जाए और रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में लिखा जाए तो या तो इन्वर्जन होगा या नहीं होगा। कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट एक नाउन होगा तो इन्वर्जन होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। डू इट एट वंस, बच्चे ये तो रिपोर्टेड स्पीच है, और राम सेड ये तो एक रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हु सेड, राम। राम एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन क्या यहां पर इन्वर्जन हुआ है? इन्वर्जन का मतलब क्या था? वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना, और यहां पर तो यार वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रही है, इसका मतलब इन्वर्जन नहीं हुआ। तो अगर हमारे एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो ये एक रॉन्ग प्रोसीजर है। यहां पर केवीएस वाले बच्चे बहुत अवेयर रहेंगे, जितने भी केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, या टीजीटी पीजीटी के जो बच्चे हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस स्ट्रक्चर पे। अब हमें लिखना पड़ेगा, इसका जो राइट आंसर है इनवर्स फॉर्म में वो है बच्चे डू इट एट वंस सैड राम, ठीक है। सैड राम, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए इनवर्ड्स, मैंने आपसे कहा था ना हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाना, ठीक है। तो सैड राम, दैट इज द राइट आंसर। अगला है, ध्यान से देखिएगा, डू इट एट वंस रिपोर्टेड स्पीच है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए ध्यान से, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है बच्चे वो क्या है? प्रोनाउन है, तो इन्वर्जन नहीं करेंगे। मतलब अब ही सैड को हम सैड ही नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक प्रोनाउन है, जबकि राम क्या था? एक नाउन था, ठीक है। डू इट एट वंस राम सैड, ये गलत है, मुझे कहना पड़ेगा डू इट एट वंस सैड राम, डू इट एट वंस ही सैड, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। आई होप इतनी बातें समझ पाए होंगे आप। अभी देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स लेफ्ट, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स अभी बेसिकली कुछ क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन अभी बचा हुआ है। नीदर नॉर और शो की प्रॉब्लम बची हुई है, और कंडीशनल सेंटेंसेस की प्रॉब्लम बची है, और ओनली की प्रॉब्लम बची हुई है।
तो नेक्स्ट क्लास में जस्ट इसके नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इन्वर्जन पार्ट थर्ड को भी देखेंगे और फिर हम लोग उसकी प्रैक्टिस सेट को यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है आपके मन में तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं और कोशिश करूंगा आपको बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाने की। ठीक है, बेसिकली वैसे डाउट होगा नहीं, बट फिर भी अगर बाई चांस आपको रहता है तो प्लीज आप पूछें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दैट।